नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे, उस जमाने में जब भारतीय सभ्यता की पहली ईंट रखी जा रही थी। ये कहानी है हमारे उन पूर्वजों की जिन्होंने शिकार करना छोड़कर पहली बार जमीन पर हल चलाया और गांव बसाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे वो शिकारी से किसान बन गए? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये उस बहुत बड़ी क्रांति की तरफ इशारा करता है जिसने इंसानों के जीने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे और कहाँ शुरू हुआ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्रांति शुरू कैसे हुई। फिर हम चलेंगे पश्चिम की तरफ, जहाँ पहले किसान और शहर बसे। उसके बाद कश्मीर, जहाँ गर्तवासी रहते थे, उनका जीवन देखेंगे। फिर पूरब की ओर बढ़ेंगे, चावल की कहानी जानने, और दक्षिण में उन रहस्यमयी राख के टीलों का राज खोलेंगे। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि हमारे पूर्वजों की ये विरासत असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्रांति की शुरुआत। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये वो दौर था जिसे इतिहासकार कहते हैं नव पाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन। पर एक मिनट, ये क्रांति सिर्फ पत्थर के नए औजारों की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान के भविष्य की क्रांति थी। तो ये जो नव पाषाण युग है, इसका मतलब सिर्फ नया पत्थर नहीं है। हाँ, औजार नए और बेहतर थे, पर असली बात वो नहीं थी। असली बदलाव था सोच में, जीने के तरीके में। लोगों ने खेती शुरू की, जानवरों को पालना शुरू किया और एक जगह टिककर रहना शुरू कर दिया, मतलब बस्तियां बसाईं। और सच कहूं तो ये वो मोड़ था जिसने इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। और मजे की बात यह है कि ये सारे बदलाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोचिए, खेती शुरू हुई तो लोगों को अपनी फसल के पास रहना पड़ा, मतलब एक जगह टिकना पड़ा। और जब लोग एक जगह टिके तो स्थायी घर बने, गांव बस गए। और फिर गांव में जिंदगी को आसान बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बने और भी बेहतर औजार बने। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया बन रही थी, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से, वो इलाका जहां हमें खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है भारतीय उपमहाद्वीप का ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा। यहीं पर, जो आज पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, एक जगह है मेहरगढ़। और ये जगह बहुत खास है क्योंकि इसे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने गांवों में से एक माना जाता है। जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट सच में हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ गेहूं और जौ की खेती के सबसे पुराने सबूत ही नहीं मिले, बल्कि कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने घरों वाली एक पूरी की पूरी बस्ती मिली। मतलब ये हमारे उपमहाद्वीप में एक सेटल्ड ऑर्गेनाइज्ड गांव वाली जिंदगी का पहला पक्का सबूत था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ सिर्फ अनाज ही नहीं उगाया जा रहा था, एक और चीज मिली। एक ऐसी चीज जिसने इस उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। वो थी कपास। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले यहाँ लोग कपास उगा रहे थे। यही तो वो धागा था जिसने आगे चलकर इस पूरे इलाके की इकोनॉमी और पहचान को लिटरली बुनकर रख दिया। अच्छा, अब मेहरगढ़ से चलते हैं सीधा उत्तर की तरफ, कश्मीर। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ की नवपाषाण संस्कृतियाँ बहुत यूनिक थीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी की चुनौतियाँ भी अलग थीं और उनको सुलझाने के तरीके भी। तो अब हम आ गए हैं कश्मीर की बर्फीली वादियों में। यहाँ बुर्ज़होम और गुफक्राल जैसी जगहें हैं, और यहाँ के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कड़ाके की ठंड। और इस ठंड से बचने के लिए उन्होंने जो रास्ता निकाला ना, वो सच में कमाल का था। वो क्या था? गर्तवास, मतलब जमीन के नीचे खोदे हुए घर। आप कल्पना कर सकते हैं, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए लोग जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें रहते थे। ये उस जमाने की इंसानी सोच और इंजीनियरिटी का एक बेहतरीन नमूना है। अब ये जो दोनों जगह हैं, बुर्ज़होम और गुफकराल, इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। देखिए, बुर्ज़होम से एक बड़ी इमोशनल कहानी मिलती है। वहाँ एक कब्र में मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये हजारों साल पुराने इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते का कितना सुंदर सबूत है। और दूसरी तरफ है गुफकराल, जिसका मतलब है कुम्हार की गुफा। यहाँ से हमें हड्डी से बने औजारों का, टूल्स का एक पूरा खजाना मिला है, जो शिकार और दूसरे कामों में इस्तेमाल होते थे।
चलिए अब कश्मीर से चलते हैं पूरब की ओर, गंगा के मैदानों की तरफ। यहाँ एक ऐसी फसल की कहानी शुरू हुई जो आज दुनिया के अरबों लोगों का पेट भरती है, और वो है चावल। गंगा घाटी के ये मैदान, मतलब इतने उपजाऊ, नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ, ये जगह तो जैसे चावल की खेती के लिए ही बनी थी। और यहीं पर कोल्डी हवा जैसी जगहों पर दुनिया के कुछ सबसे पहले चावल उगाने वाले किसानों ने इतिहास बना दिया। तो कोल्डी हवा इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया में चावल की खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। सोचिए, यहाँ के लोग गोल झोपड़ियों में रहते थे और उन्होंने उस फसल को उगाना सीख लिया था जो आगे चलकर आधी दुनिया का मुख्य भोजन बनने वाली थी। और जरा तारीख पर गौर कीजिए, लगभग 6500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 8500 साल से भी ज्यादा पहले, ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस इलाके में खेती की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। तो अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है दक्षिण भारत, पेनिनसुलर इंडिया। और यहाँ हमें एक बिल्कुल ही अलग तरह की कल्चर देखने को मिलती है जो खेती से ज्यादा पशुपालन, मतलब एनिमल हर्डिंग पे फोकस्ड थी। जी हाँ, दक्षिण भारत में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ खेती तो थी, पर ज्यादा जोर मवेशी पालने पर था, मतलब कैटल हर्डिंग। यहाँ के लोगों की पहचान ही एक पशुपालक समाज के तौर पर बनी। उनकी पूरी संस्कृति इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। और इसी संस्कृति की एक बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी निशानी है ये बड़े बड़े राख के टीले या ऐश माउंड्स। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये विशाल टीले असल में कुछ और नहीं बल्कि मवेशियों के बाड़ों में जो गोबर इकट्ठा होता था उसे समय समय पर या किसी खास मौके पर जलाने से बने हैं। ये टीले हमें उस दौर की लाइफस्टाइल के बारे में तो बताते ही हैं, शायद उनके कुछ रीति रिवाजों की तरफ भी इशारा करते हैं। तो लीजिए, हमने पूरे उपमहाद्वीप का एक चक्कर लगा लिया, पश्चिम से उत्तर, फिर पूरब और दक्षिण। अब इन सारी अलग अलग कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इन शुरुआती बस्तियों ने भारत के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी। तो ये है एक तरह से पूरे विश्लेषण का निचोड़। हर इलाके ने भारत की नींव में अपना एक बहुत जरूरी पत्थर रखा। पश्चिम ने हमें गेहूं, जौ और कपास दिया। उत्तर ने सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे जिया जाता है। पूरब ने हमें चावल दिया जो आज करोड़ों का पेट भरता है। और दक्षिण ने पशुपालन की कला को एक नए लेवल पर पहुंचाया। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? उन पहले गांव वालों ने, उन किसानों और चरवाहों ने अपनी मेहनत और अपनी नई नई खोजों से भारत की नींव रखी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिस पर आगे चलकर एक महान सभ्यता खड़ी हुई। तो सवाल आज हमारे लिए है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी और अपने ज्ञान के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा ब्लूप्रिंट छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।